शक था कि मरे हुए तिरिच की आंख के भीतरी पर्दे पर पिताजी का चेहरा दर्ज होगा। मतलब इसके बेटा को लगा क्या कि मेरे पिताजी को तिरिच ने काटा, पिताजी ने उसको मार दिया, जलाया तो नहीं, जला दिया होता तो खेल खत्म, जलाया नहीं तो क्या पता उसके आंखों में वो होगी छवि पिताजी की, तो पिताजी को फिर खतरा हो सकता है, यानी पिताजी भी मर जाएंगे, कोई और तिरिच देख लेगा। मतलब वो अनुमान लगाया कि ऐसे सांप में होता है तो क्या पता इसमें भी होता होगा। जैसे दिया हुआ था कि सांप को मार के अगर फेंक दिया जाए तो कभी कभार ऐसा होता है कि चंद्रमा की रोशनी उस पर पड़ती है तो कई सारे सांप जीवित हो जाते हैं जी। कई सारे ऐसे, बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो चंद्रमा की रोशनी उस पर पड़ती है तो वो पुनः जीवित हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि चांदनी में अमृत पाया जाता है। तो कई सारे जीव जंतु, जीव छोटे छोटे जो होते हैं, मरे मतलब मार के फेंक दिया जाता है तो वह जीवित हो जाता है, ऐसा माना जाता है। पता नहीं सच में होता है कि नहीं, नहीं पता। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि मुझे शक था, किसको शक था? उसके किस चीज का शक था? जो कहीं मेरे पिताजी के साथ भी ऐसा ना हो जाए, ठीक है। अब कहता है कि कोई दूसरा तिरिच आकर उस लाश की आंख में झांकेगा और पिताजी वहां पहचान लिए जाएंगे। मेरे भीतर इस बात को लेकर बेचैनी पैदा हुई कि पिताजी ने यह सतर्कता क्यों नहीं बरती। मतलब उसको अंदर अंदर गुस्सा भी आ रहा था, पिताजी पे तरस भी आ रहा था, डर भी था मन में। तो कहता है पिताजी ने सतर्कता क्यों नहीं बरती, उन्हें तिरिच को मारने के साथ ही किसी पत्थर से उसकी दोनों आंखों को कुचलकर फोड़ देना चाहिए। सांप को जब लोग मारता है तो कहता है कि उसके सर को लोग एकदम पूरा एकदम रद्दी कर देता है। सांप का जो सर होता है कुचल देता है। सांप के सर को क्यों कुचल दिया जाता है, क्या रीजन है? ताकि उसका आंख सही ना रहे, इसलिए शायद इसीलिए कुचल दिया जाता है। तो कहता है कि दोनों आंखों को कुचलकर फोड़ देना चाहिए था, लेकिन अब क्या हो सकता था? पिताजी शहर जा चुके थे और मेरे सामने उलझन और चुनौती थी कि गांव के पास फैले इतने बड़े जंगल में किस जगह तिरिच को मारकर उन्होंने छोड़ा था, वह जगह मैं खोज निकालूं। मतलब वो सोच रहा था पिताजी शहर चले गए, अब मैं उस जगह पे जाऊंगा और तिरिच को खोज निकालूंगा, आखिर पिताजी ने कहाँ पे उसको मार के फेंका हुआ है। कहता है मैं थानू के साथ बोतल में क्या, मिट्टी का तेल, दिया, सलाई और डंडा। तो कहता है डंडा लेकर जंगल में तिरिच की खोज में भटकता रहा। मैं उसे अच्छी तरह पहचानता था, बहुत अच्छी तरह। थानू निराश था। देखो कहता है फिर मुझे अचानक ही लगने लगा कि इस जंगल को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अब इसको, इसके बेटे को लगा कि इस जंगल को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, एक एक पेड़ मेरा परिचित निकलने लगा। इसलिए निकलने लगा क्योंकि प्रतिदिन वो सपना में उस जगह को देखा करता था। क्यों देखता था? वो तिरिच के कारण। कहता है कि इसी जगह से कई बार सपने में मैं तिरिच से बचने के लिए भागा था। उसको लगता था कि तिरिच अब हमको काटेगा, तब काटेगा, अब हम मरेंगे तब मरेंगे, तो बार बार वो जगह उसको दिखाई देता था। कहता मैंने गौर से कहता है कि हर तरफ देखा, बिल्कुल यही जगह थी। मैंने थानू को बताया कि एक संकरा सा नाला, संकरा मतलब छोटा सा पतला सा नाला, कहता है संकरा सा नाला इस जगह से कितनी दूर दक्षिण की तरफ बहता है। कहता है नाले के ऊपर जहां बड़ी बड़ी चट्टाने हैं वहां कीकर का एक बहुत पुराना पेड़ है। किसका पेड़? कीकर का। कहता है कि जिस पर बड़े शहद के छत्ते हैं। उन्हें देखकर लगता है कि देख लो, कीकर का एक बहुत पुराना पेड़ जिसपे किस चीज के छत्ते हैं? बड़े शहद के। शहद मतलब हनी, मौध अपने भाषा में, मिथिलांचल में। कहते हैं शहद के छत्ते। उन्हें देखकर लगता है कि वे कई शताब्दियों पुराने हैं, कई शताब्दियों पुराने। बताए थे शताब्दी, सहस्त्र, क्या अंतर होता है शताब्दी और सहस्त्र में? हाँ क्या? दशक, शताब्दी, सहस्त्र, इस तीनों में क्या अंतर होता है? शताब्दी 100 साल, 10 वर्ष। शताब्दी मतलब, सहस्त्र मतलब, वेरी गुड, आता तो है, सब कुछ आता है, तुम लोग को कंफ्यूज हो जाते हो। कहता है कि लगता है कि कई शताब्दियों पुराने, यानी कई सौ वर्ष पुराने। कहता है कि मैं उस भूरे रंग की चट्टान को जानता था जो बरसात भर नाले के पानी में आधी डूबी रहती थी। यानी बरसात भर वो चट्टान जो है ना
आधी उस पानी में क्या होती रहती थी, डूबी। कहता है और बारिश के बीतने के बाद जब बाहर निकलती थी तो उसकी खोहों में कीचड़ भर जाती थी। कहता है और अजब अजब वनस्पतियां वहां से उगाती थी। जहां मिट्टी होंगे वहां पे वनस्पतियां यानी पौधे वगैरह निकलेंगे ही, तो कहता है वनस्पतियां वहां से उगाती थी। कहता है चट्टान के ऊपर ही काई की एक परत सी जम जाती है। ये कहीं दिखाने की आवश्यकता नहीं, कॉलों सब पे लग जाता है, कॉल सब पे, जिसपे बराबर अपना लोग क्या करते हैं, झाड़ू से रगड़ते रहते हैं ताकि वो साफ होता रहे। कहता है कि काई की एक परत सी जम जाती थी, इसी चट्टान की सबसे ऊपर वाली दरार में तिरिच रहता था। थानू इस बात को मेरी कल्पना मान रहा था। थानू को लग रहा था क्या कि ये जो है ना सारा का सारा बात झूठ है, झूठों से कुछ बोल रहा है। थानू को लगता था कि ये झूठ मूठ ही कुछ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कहता लेकिन बहुत जल्द हमें वह नाला मिल गया, बहुत जल्द, यानी स्वप्न में जो वो देखा करता था रियल में वो नाला उसको बहुत ही जल्द मिल गया। कहता है कि कीकर का वह बूढ़ा पेड़ भी दिखाई दिया। ठीक है, अब कहता है जिस पर शहद के छत्ते भी थे जो वो स्वप्न में देखा करता था। कहता वह चट्टान भी तिरिच की लाश चट्टान से जरा हटकर जमीन पर घास के ऊपर चित्त पड़ी हुई थी। मतलब तिरिच को सच में उसके पिता ने क्या कर दिया था, मार दिया था। अब देखो, कहता है बिल्कुल यह वही तिरिच था। मेरे भीतर हिंसा और उत्तेजना और खुशी की एक सनसनी दौड़ रही थी। मतलब क्या, उसको लगा क्या कि बड़ा हमको इस सपना में परेशान किया है, बड़ा दौड़ाया है, बड़ा रुलाया है, आज इसके साथ सारा कसर निकालेंगे। मतलब वो मरल था, मरल लाश के साथ और वो बदला लेना चाहता था। थानू ने और मैंने सूखे पत्ते और लकड़ियां इकट्ठी की, खूब सारा मिट्टी का तेल उसमें डाला, उस पत्ते और लकड़ियों पे, और उसमें आग लगा दी। कहता है तिरिच उसमें जल रहा था, उसके जलने की चिरागंध हवा में फैल रही थी। जब आदमी को जलाया जाता है तो वहां पे कुछ अलग टाइप का वो गंध होता है, जिसको अपना लोग कथी कहते हैं अपने भाषा में, क्या कहते हैं, चिराइन कहते हैं ना, चिराइन मुहक रहा है, चिराइन, ये सब मैथिली भाषा हुआ ठेठ। तो कहता है कि चिरागंध हवा में फैल रही थी। मतलब चमड़ा जलेगा तो जो बदबू आती है वही ना रहेगा। तो कहता है कि हवा में फैल रही थी। मेरा मन जोर से चिल्लाने को हुआ, लेकिन मैं डरा कि कहीं मैं जाग न जाऊंगा। तो कहता है कि मैं थानू की ओर देखा, वह रो रहा था। वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। थानू इसका बहुत ही अच्छा दोस्त था। कहता है मेरे सपने में इसी जगह से निकलकर उस तिरिच ने कई बार मेरा पीछा करना शुरू किया था। आश्चर्य था कि इतने लंबे अरसे से उसके अड्डे को इतनी अच्छी तरह से जानने के बावजूद कभी दिन में आकर मैंने उसे मारने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि उसको आश्चर्य इसीलिए लग रहा था कि यहीं पे था, सब कुछ जाना पहचाना, लेकिन मैंने मारने की कोशिश क्यों नहीं की, ताकि मुझे परेशान नहीं करता। तो कहता है कि आज बेतहाशा खुश था। बेतहाशा मतलब बहुत ही ज्यादा खुश था। कहता है कि पंडित राम अवतार ने बतलाया था कि ट्रैक्टर ने 9:45 बजे, कितने बजे, 9:45 बजे के लगभग, कहता है शहर का चुंगी नाका पार किया था। ठीक है, वहां उन्हें नाके का टोल टैक्स, जैसे अपना लोग को टोल टैक्स देना पड़ता है वहां पे, कोसी से पीछे थोड़ा सा, कहता है कि टोल टैक्स चुकाने के लिए कुछ देर रुकना भी पड़ा था। वहां पर पिताजी ट्रैक्टर से उतरकर पेशाब करने गए थे। लौटने पर उन्होंने बताया कि उनका सिर कुछ घूम सा रहा है। तब तक पिताजी को धतूरे का काढ़ा पिए हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका था। हुआ क्या कि मतलब काढ़ा पीने के 1.5 घंटा के बाद अब इसका सर जो है घूम रहा है। अब देखो, कहता है ट्रैक्टर ने पिताजी को शहर में 10:05-7 के आसपास छोड़ दिया। 10:05-7 के आसपास में ट्रैक्टर ने उसके पिताजी को शहर में छोड़ दिया था। कहता है ट्रैक्टर में ही बैठे पलरा गांव के मास्टर नंदलाल का कहना था। अब देखो, ट्रैक्टर में पलरा गांव के एक मास्टर भी बैठे थे जिसका नाम क्या था, नंदलाल का कहना था कि जब शहर में मिनरवा टॉकीज के पास वाले चौराहे पर पिताजी को ट्रैक्टर से उतारा गया, तब उन्होंने शिकायत की थी कि उनका गला कुछ सूख सा रहा है, यानी उनका सर भी घूम रहा था, प्यास भी लग रही थी। कहता वे थोड़ा परेशान भी थे क्योंकि अदालत जाने का रास्ता उन्हें मालूम भी नहीं था, और शहर जाते ही उनके साथ होता क्या था कि वो रास्ता ही भूल जाते थे। चाहे 100 बार क्यों न चले जाए, वो रास्ता भूल जाते थे। उसको पता नहीं चलता था कि किधर से आया किधर से गए, भूल जाते थे। फिर गांव का एक एक चप्पा गली गली उनको पता होता था। तो ये भी अपना अपना होता है।
तो यहाँ पे कहता है कि रास्ता उन्हें मालूम नहीं था और शहर के लोगों से पूछ पूछ कर कहीं जाने में उन्हें बहुत तकलीफ होती थी, पूछ भी नहीं सकते थे, उनको किसी में अपनापन दिखता ही नहीं था। तो कहता है कि पिताजी के साथ एक दिक्कत यह भी थी कि गांव या जंगल की पगडंडियां तो उन्हें याद रहती थी, पगडंडी तक याद रहती थी, पतली जो रास्ता है ऐड दूर वो भी याद रहता था, लेकिन शहर का बड़ा बड़ा रास्ता नहीं पता, भूल जाते थे। तो यहाँ पे कहता है कि शहर की सड़कों को वे भूल जाते थे, शहर वे बहुत कम जाते थे, जाना ही पड़े तो अंतिम समय तक वे टालते रहते थे, मतलब बहाना बनाते रहते थे, तब तक जब तक जाना बिल्कुल ही जरूरी न हो जाए। कई बार तो ऐसा भी हुआ, कहता है कई बार तो ऐसा भी हुआ कि पिताजी सारा सामान लेकर शहर के लिए रवाना हुए और बस अड्डे से लौट आए, मतलब क्या, शहर के लिए रवाना हुए अपना मोटरी चोटरी लेके और फिर वहां से क्या किए, वापस आ गए। कहता है बहाना यह कि बस छूट गई, जबकि हम सब जानते थे कि ऐसा नहीं हुआ होगा। यानी इसके बेटा को, इनकी जो पत्नी थी, सबको पता है कि ऐसा नहीं हुआ होगा, झूठों से वो बोल रहे हैं कि बस क्या हो गई, छूट गई, जबकि बस छूटी नहीं होती थी, बस ये छोड़ देते थे जानबूझ के। अब कहता है कि जबकि हम सब जानते थे कि ऐसा नहीं हुआ होगा, पिताजी ने बस को देखा, फिर वे कहीं बैठ गए होंगे पेशाब करने या पान खाने, फिर उन्होंने देखा होगा कि बस छूट रही है, उन्होंने जरा सा इंतजार किया होगा। कहता है जब बस ने रफ्तार पकड़ ली होगी तब वे कुछ दूर दौड़े होंगे पीछे पीछे, ठीक है। कहता है फिर उनके कदम धीमे पड़ गए होंगे और अफसोस और गुस्सा प्रकट करते वे लौट आए होंगे। ऐसा करते हुए स्वयं भी लगा होगा कि बस सचमुच में क्या हो गई, छूट गई। अब कहता है कि ऐसे में जबकि हम मान चुके होते कि वे शहर जा चुके हैं, वे लौटकर हमें चकित कर देंगे। मतलब उसके बेटा को लगता था कि मेरे पिताजी तो शहर जा चुके होंगे और लौटकर हमें चकित कर देंगे। चकित करेंगे क्या, खा, वो तो जाते ही नहीं थे। अब कहते हैं कि ट्रैक्टर से मिनरवा टॉकीज के पास वाले चौराहे पर सिंध वॉच कंपनी, कौन सा, सिंध वॉच कंपनी के ठीक सामने लगभग 10:07 पर उतरने के बाद से लेकर शाम के 6 बजे तक पिताजी के साथ शहर में जो कुछ भी हुआ उसका सिर्फ एक धुंधला सा अनुमान लगाया जा सकता है। यानी उसके पिता के साथ 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कुछ घटना घटा। अब क्या घटना घटित हुई देखिए आगे। कहता है कि अनुमान लगाया जा सकता है, यह जानकारी भी कुछ लोगों से बातचीत और पूछताछ के बाद मिली। किसी की भी मृत्यु के बाद अगर वह मृत्यु आकस्मिक, अचानक और अस्वाभाविक ढंग से हुई हो तो ऐसी जानकारियां मिल ही जाती है। उस दिन बुधवार 17 मई 1972 को सुबह 10:10 से लेकर शाम 6 बजे तक लगभग पौने 8 घंटे में पिताजी कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ उनके साथ क्या क्या हुआ, इसका बहुत सही और विस्तृत ब्यौरा तो मिलना मुश्किल है। जो सूचनाएं या जानकारियां बाद में मिली, कहता है उनके जरिए उन घटनाओं का सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। मतलब इसके जो बेटे हैं ना, बस अनुमान लगा रहा है कि क्या क्या हुआ होगा। कहता है जैसा कि पलरा गांव के मास्टर नंदलाल का कहना था कि जब पिताजी ट्रैक्टर से उतरे तभी उनका गला क्या होने लगा था। अब देखो यहाँ पे उसका बेटा अनुमान लगा रहा है कि हुआ क्या आखिर 10 बजे से शाम 6 बजे तक में, ठीक है। कहता है गला सूखने लगा। कहता है इसके पहले चुंगी नाका के पास जब पेशाब करके पिताजी लौटे थे तो उन्होंने सिर घूमने की भी बात की थी कि मेरा सिर भी घूम रहा है, प्यास भी लगी थी। अब कहता है कि यानी पिताजी पर धतूरे के बीजों का असर होना अब क्या हो गया, शुरू हो गया। कहता है वैसे भी शहर पहुंचने तक पिताजी को काढ़ा पिए हुए लगभग 2 घंटे हो चुके थे। मेरा अनुमान है कि उस समय पिताजी को प्यास बहुत लगी होगी, गला भिगोने के लिए वे किसी होटल या ढाबे की तरफ भी गए होंगे, प्यास लगी होगी तो पानी की खोज में गए ही होंगे। कहता है लेकिन जैसा कि मुझे उनके स्वभाव के बारे में पता है कि वे वहां कुछ देर तक खड़े रहे होंगे और फिर एक गिलास पानी मांगने का फैसला न कर सके होंगे। एक बार उन्होंने बताया भी था कि कुछ साल पहले गर्मियों के दिनों में जब उन्होंने किसी होटल, ठीक है, कहता है किसी होटल में पानी मांगा तो वो वहां काम करने वाले नौकर ने उनको क्या कर दी थी, गाली दी थी। देख लो, गाली दी थी। पिताजी बहुत संवेदनशील थे, इसलिए उन्होंने अपनी प्यास को दबाया होगा और वे वहां से चल पड़े होंगे। मतलब अंदाजा लगा रहा है कि वो मांगने में भी हिचकिचाए होंगे, पानी मांगे नहीं होंगे और प्यास को दबा के वहां से निकल लिए होंगे। कहता है
कि 10:15 से लेकर 11 बजे के बीच 45 मिनट तक पिताजी कहाँ कहाँ गए तथा इसकी कोई जानकारी कहीं से नहीं मिलती तथा इस बीच ऐसी कोई खास घटना भी नहीं हुई तथा इस बीच में ऐसी कोई खास घटना भी नहीं हुई जिससे कि कोई कुछ कह सके। फिर शहर में सड़क पर आते जाते लोगों में से किसी ने उन पर ध्यान दिया हो तथा उन्हें देखा हो, इसका पता लगाना मुश्किल है तथा वैसे मेरा अपना अंदाजा है कि इस बीच पिताजी ने कुछ लोगों से अदालत जाने का रास्ता भी पूछा होगा और उनके दिमाग में यह बात भी रही होगी कि वहां पहुंचकर वे अपने वकील S.N. अग्रवाल, यानी इनके पिता के वकील कौन थे? S.N. अग्रवाल, ये सब याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। कहता है कि से पानी मांग लेंगे, यानी वो सोचा होगा कि हम वकील से क्या करेंगे, वहां पे जाके पानी मांग लेंगे। कहता लेकिन उनके पूछने पर या तो लोग चुप रहकर तेजी से आगे बढ़ गए होंगे या किसी ने इतनी बौखलाहट और जल्दबाजी में उन्हें कुछ बताया होगा जो पिताजी ठीक से समझ नहीं सके होंगे। मतलब अंदाजा लगा रहा है दिमाग में। अब कहता है और सिर्फ अपमानित, दुखी और परेशान होकर रह गए होंगे कि समझ नहीं सके होंगे और अपमानित, दुखी होकर बेचारा जो है परेशान होकर रह गए होंगे और शहर में ऐसा होता ही है। वैसे बीच के पौन घंटे के बारे में मेरा अपना अनुमान है कि इस बीच पिताजी पर काढ़े का असर काफी बढ़ गया होगा। मई की धूप और प्यास, मई में गर्मी होती है, अप्रैल मई में, कहता है मई की धूप और प्यास ने इस असर को और भी तेज और गहरा कर दिया होगा। उनके पैर लड़खड़ाने भी लगे होंगे और बहुत संभव है कि एक आध बार इस बीच उन्हें चक्कर भी आ गए होंगे, यानी पिताजी को चक्कर भी आ गए होंगे। आगे कहता है कि पिताजी 11 बजे शहर में देशबंधु मार्ग पर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इमारत में घुसे, यानी वहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, वहां पे कहता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इमारत में घुसे थे। वे वहां क्यों गए इसकी वजह ठीक समझ में नहीं आती। वैसे हमारे गांव का रमेश दत्त, यानी उसी के गांव का कौन सा व्यक्ति था? रमेश दत्त। कहता है शहर में भूमि विकास सहकारी बैंक में क्लर्क है, यानी रमेश दत्त कौन सा काम करते थे? कौन सा काम करते थे? क्लर्क का। कहता है हो सकता है कि पिताजी के दिमाग में सिर्फ बैंक रहा हो और वहां से गुजरते हुए अचानक स्टेट बैंक लिखा हुआ देखा हो और वे उधर घूम गए होंगे। उसको लगा कि स्टेट बैंक लिखा हुआ है तो घूम गए। कहता है कि उन्होंने अब तक पानी नहीं पिया था, यानी अभी तक प्यासे थे। कहता है इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि वे रमेश दत्त से पानी भी मांग लेंगे, क्योंकि उसके गांव का था रमेश दत्त। कहता है कि इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि वे रमेश दत्त से पानी भी मांग लेंगे, अदालत जाने का रास्ता भी पूछ लेंगे और बता सकेंगे कि उनका जो है सिर घूम सा रहा है, यह भी कि कल शाम को उन्हें तिरिच ने काटा था। स्टेट बैंक के कैशियर अग्निहोत्री के अनुसार वह उस समय कैश रजिस्ट्री चेक कर रहा था। ठीक है, कैश की जो रजिस्ट्री होता है वो चेक कर रहा था। उसकी मेज पर लगभग 28,000 रुपयों की गड्डियां रखी हुई थी। कितनी की? 28,000। कहता है उस वक्त 11 से 2-3 मिनट ऊपर हुए होंगे तभी पिताजी वहां आए। गड्डी रखी थी, पिताजी वहां आए। कहता है उनके चेहरे पर धूल लगी हुई थी, बेचारे पता नहीं कहाँ कहाँ भटक के प्यास के मारे जो है क्या उनका हाल हो गया था। कहता है चेहरे पे धूल लगी हुई थी, चेहरा डरावना था और अचानक ही उन्होंने जोर से कुछ कहा, जोर से कहा। अग्निहोत्री का कहना था कि मैं अचानक डर गया, सामने में पैसा गिन रहा था, उसका हिसाब किताब कर रहा था। कहता है डर गया। अमूमन ऐसे लोग बैंक के इतने भीतर कैशियर के टेबल तक नहीं पहुंच जाते। अग्निहोत्री का कहना यह भी था कि अगर वह पिताजी को एक आध मिनट पहले अपनी ओर आता हुआ देख लेता तब शायद न डरता। वो देखा ही नहीं, अचानक वो अपने काम में व्यस्त है, वो वहां आके खड़ा। तो कहता है कि लेकिन हुआ यह कि वह पूरी तरह से कैश रजिस्टर के हिसाब किताब में डूबा हुआ था। तभी अचानक ही पिताजी ने आवाज निकाली और सिर उठाते ही उन्हें देखकर डर गया और चीख पड़ा। कौन चीख पड़ा? हाँ, ध्यान दिया करो थोड़ा सा। कहता है कि वो चीख पड़ा, उसने घंटी भी बजा दी। अब चीख गया तो घंटी तो उसको लगा कि कोई खतरा है, तुरंत क्या किया? घंटी बजा दिया। कहता है बैंक के चपरासियों 2 चौकीदारों और दूसरे कर्मचारियों के अनुसार अचानक ही कैशियर की चीख और घंटी की आवाज से
सब चौंक गए, सबको लगा होगा कि चोर डकैत घुसा है अंदर। कहता है कि चौंक गए और उस तरफ दौड़े जब तक नेपाली चौकीदार थापा ने पिताजी को दबोच लिया। कहता है तब तक में वो दबोच लिया। कौन दबोच लिया? नेपाली चौकीदार थापा। कहता है और दबोच लिया था और मारता हुआ कॉमन रूम की तरफ ले जा रहा था बेचारे को। बताओ, जबकि उसी के गांव का क्लर्क था वहां पे, पहचान नहीं पाया। कहता है उसको मारता हुआ जो है ले गया। उसको कहाँ ले गया? कॉमन रूम की तरफ। कहता है एक चपरासी राम किशोर, जिसकी उम्र कितनी थी? 45 के आसपास थी। उसने कहा कि उसने समझा कि कोई शराबी दफ्तर में घुस आया है। उन लोगों को लगा कोई शराबी है जो दफ्तर में घुस आया या पागल। कहता है कि और चूंकि उसकी ड्यूटी बैंक के मुख्य दरवाजे पर थी, इसलिए ब्रांच मैनेजर उसे चार्जशीट कर सकता था। डर था कि चूंकि आप ही वहां पे जो है मुख्य दरवाजे पर थे, तो आपको पता क्यों नहीं चला? चार्जशीट होता तो फिर उसकी नौकरी चली जाती। तो कहता है मैनेजर उसे चार्जशीट कर सकता था, लेकिन हुआ यह कि जब पिताजी को मारा जा रहा था तभी उन्होंने अंग्रेजी में कुछ बोलना शुरू कर दिया। यानी जब उसके पिता को मार रहा था तो अंग्रेजी में कुछ बोलना शुरू कर दिया। इसी वजह से चपरासियों का शक बढ़ गया। इसी बीच शायद असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर मेहता ने यह कह दिया कि इस आदमी की अच्छी तरह से तलाशी ले लेना, तभी बाहर निकलने देना। वैसे चपरासी राम किशोर का कहना था, चपरासी का नाम क्या था? राम किशोर का कहना था कि पिताजी का चेहरा अजीब तरह से डरावना हो गया था। उस पर धूल जमा हो गई थी और उल्टी की बात आ रही थी। यानी क्या कि वो जो धतूरा का काढ़ा पिया था ना, उससे एक तो उसको चक्कर आ रहा था। उसके बाद क्या कि पहले से उसकी स्थिति खराब थी, प्लस क्या मार भी लगी और प्यास के कारण उसकी हालत भी खराब थी। तो ऐसी स्थिति में मारपीट के बाद जो है और भी हो सकता है कि तबीयत बिगड़ गई होगी, उल्टी हुई, जिसके कारण कहता है कि उसकी बास आ रही थी, मतलब बदबू आ रही थी। कहता है बैंक के चपरासियों ने पिताजी को ज्यादा मारने पीटने की बात से इनकार किया। अब देख लो, बैंक के जो चपरासी थे ना, वो जो है साफ साफ इनकार कर दिया कि हमने इसको ज्यादा मारा पीटा नहीं, जबकि मारा था। अब कहता है कि लेकिन बैंक के बाहर ठीक दरवाजे के पास जो पान की दुकान है, उसमें बैठने वाले बुन्नू, कौन? बुन्नू किस दुकान पे बैठता था? पान की दुकान पर। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि बुन्नू किस कहानी का पात्र है? 3-4 चैप्टर के नाम होंगे, तो याद रखना बुन्नू जो है तिरीच शीर्षक कहानी के पात्र हैं। कहता है कि बुन्नू जो पान की दुकान पर बैठा करता था, उसका कहना था कि जब 11:30 बजे के आसपास पिताजी बैंक से बाहर आए तो उनके कपड़े फटे हुए थे। अब देख लो क्या क्या दुर्दशा हुई इनके पिता के साथ। कपड़े फटे हुए थे और निचला होंठ कट गया था, यानी मारे पीटे थे लोगों ने, उनको जो है मारा था। तो कहता है कि निचला होंठ जो है उसका कट गया था, जहां से खून निकल रहा था। आंखों के नीचे सूजन और कत्थई चकते थे। ऐसे चकते बाद में बैंगनी या नीले पड़ जाते हैं। जब आदमी को चोट लगती है तो चोट लगने के बाद निशान उसका क्या होता है? कत्थई, और उसके बाद नीलापन आ जाता है कुछ उसमें। तो कहता है कि इसके बाद यानी 11:30 बजे से लेकर 1 बजे के बीच पिताजी कहाँ गए इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती। कहता है हाँ, स्टेट बैंक के बाहर पान की दुकान लगाने वाले बुन्नू ने एक बात बताई कि हालांकि इस बारे में वह पूरी तरह स्पष्ट नहीं था, या हो सकता है कि स्टेट बैंक के कर्मचारियों से डर की वजह से वह साफ साफ बतलाने से कतरा रहा था। कौन कतरा रहा था? बुन्नू कतरा रहा था कि हम अगर बता देंगे तो क्या पता हम पे ही ना कुछ खतरा आ जाए। बुन्नू ने बतलाया था कि स्टेट बैंक से बाहर निकलने पर शायद पर बहुत जोर डाल रहा था। पिताजी ने कहा कि उनके रुपए और कागजात बैंक के कर्मचारियों ने छीन लिए हैं। तो यहाँ पे जो है कागजात छीना गया किसका? उसके पिता का। किसने छीना? कर्मचारी, बैंक के जो कर्मचारी थे उसने जो है उसके कागजात जो है छीन लिए थे। ठीक है, कहता लेकिन बुन्नू का कहना था कि हो सकता है कि पिताजी ने कोई और बात कही हो, क्योंकि वे ठीक से बोल नहीं पा रहे थे। ठीक है, क्योंकि उसको मार लगी थी, चोट थी, पीड़ा थी शरीर में, तो सही से बोल नहीं पा रहे थे। उनका निचला होंठ काफी कट गया था, मुंह से लार भी बह रही थी और उनका दिमाग सही नहीं था। ऐसे स्थिति में कैसे सही रह सकता है? एक तो धतूरा का वो असर, ऊपर से मार, ऊपर से प्यास के मारे उनकी हालत खराब थी, है ना।
अब कहता है कि मेरा अंदाजा है कि इस समय तक पिताजी पर काढ़े का असर बहुत ज्यादा हो चुका था। हालांकि पंडित राम अवतार इस बात से इनकार करते हैं। उनका कहना था कि धतूरे के बीज तो होली के दिनों में भांग के साथ भी घोंटे जाते हैं, अब उसका इस्तेमाल होता है। कहता है लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि आदमी पूरी तरह से पागल हो जाए। मतलब कभी ऐसा नहीं होता कि धतूरे का बीज अगर आदमी के शरीर में पेट में गया और पागल ही हो जाए। और उसमें क्या किया था, धतूरा का जब काढ़ा बनाया था तो कोई सिक्का डाल के जो है उसमें सिक्का डाला था, सिक्का डाल के गर्म किया गया था पानी के साथ, तब सारा रिएक्शन जो है ना उसी में हो गया होगा। अब देख लो यहाँ पे अब कहता है कि पंडित राम अवतार का मानना है कि या तो तिरिच का जहर उस समय पिताजी के शरीर में चढ़ना शुरू हो गया था और उसका नशा उनके दिमाग तक पहुंचने लगा था। कहा कि क्योंकि ये राम अवतार ने ही बताया था कि नशा उनके दिमाग तक पहुंचने लगा था, या फिर बहुत संभव है कि जब स्टेट बैंक में पिताजी को थापा चौकीदार और चपरासियों ने मारा पीटा था तब उनके सिर के पीछे की तरफ कोई चोट लग गई हो। ये सिर, छोटा सा दिमाग जिसको बोलते हैं अपना लोग बोलते हैं ना, ये बड़ा दिमाग और पीछे छोटा दिमाग, तो कहता है कि हो सकता है कि वहां भी चोट लगी हो तो दिमाग काम करना जो है कुछ बंद कर दिया होगा, है ना। अब कहता है कि तब उनके सिर के पीछे की तरफ कोई चोट लग गई हो, उस धक्के से उनका दिमाग जो है ना सनक गया होगा। किनका दिमाग सनक गया होगा? उसके पिता का। और कहता है लेकिन मुझे लगता है कि उस समय तक पिताजी को थोड़ा बहुत होश था और वे पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह वे शहर से बाहर निकल जाएं। शायद रुपये और कागजात बैंक में छिन जाने की वजह से उन्होंने सोचा हो कि अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। जिस काम से गया था वो काम हुआ ही नहीं, तो जब काम होगा ही नहीं, प्लस क्या कि उसका कागज जो भी था सारा का सारा क्या हो गया, छिन गया। तो कहता है कि उसने सोचा कि अब यहाँ रहने का कोई मतलब भी नहीं है। उन्होंने शायद एक आध बार सोचा भी होगा कि वापस स्टेट बैंक जाकर अपने कागजात तो कम से कम मांग लाए, फिर ऐसा कहने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी होगी। वे डर गए होंगे। उन्हें उनके जीवन में पहली बार इस तरह से मारा गया था, पहली बार। देख लो, वैसे भी शहरी लोगों से और शहर से उनको पहले से भय था, और देख लो उनके साथ हुआ वही जो उनके मन में हमेशा डर बैठा हुआ रहता था। कहता है कि वे डर गए होंगे, उन्हें उनके जीवन में पहली बार इस तरह से मारा गया था, इसलिए वे ठीक से सोच पाने में सफल नहीं हो पा रहे होंगे। ठीक है, कहता है उनका शरीर बहुत दुबला था और बचपन से ही उन्हें जो है एपेंडिसाइटिस, ठीक है, की शिकायत थी। और यह भी हो सकता है कि उस वक्त तक उन पर काढ़े का असर इतना ज्यादा हो गया हो कि वे एक चीज पर देर तक सोच ही नहीं पा रहे हों और दिमाग में हर पल पैदा होने वाले छोटे छोटे बुलबुलों जैसे, कहता है कि छोटे छोटे बुलबुलों जैसे विचारों या नए नए झटकों के वश में आकर इधर से उधर चल पड़ते रहे होंगे। मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा था, नशा की अवस्था में थे, शरीर बीमार था, मार लगी थी, है ना, प्यास से भी बेचारा एकदम व्याकुल थे। तो उस अवस्था में उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा होगा, कभी कुछ सोचता होगा, कभी कुछ सोचता होगा, और इस तरह वह पागल की तरह जो है हरकत करने लगा था। तो कहता है कि इधर उधर जो है ना उस नए नए झटकों के वश में आकर जो है इधर उधर चल पड़ते हो। कहता है कि लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे अच्छी तरह से महसूस होता है कि उनके दिमाग में घर लौट आने और शहर से बाहर निकल जाने की बात एक अस्थाई बार बार कहीं अंधेरे से उभरने वाली, भले ही बहुत क्षीण और बहुत धुंधली, कहता है बात जरूर रही होगी। मतलब क्या, कितना भी आदमी पागल हो जाएगा तो कम से कम माइंड में ये तो रहेगा ना कि हम कहाँ से आए हैं और हमको कहाँ जाना है। यानी ये तो दिमाग में उसको आ रहा होगा ना कि हमको घर भी जाना है। चलो कागजात छिन गया, काम नहीं हुआ, लेकिन मन में कहीं ना कहीं आता होगा ना कि हमको वापस लौट के कहाँ जाना है, घर जाना है ना। तो यहाँ पे कहता है कि पिताजी लगभग सवा बजे शहर के पुलिस थाना पहुंचे थे। थाना शहर के बाहरी छोर पर सर्किट हाउस, ठीक है, के पास बने विजय स्तंभ के पास है। कहता आश्चर्य है कि थाने से बहुत मुश्किल 1 किलोमीटर दूर अदालत पहुंच सकते थे। बताओ, जहां पे थाना था वहां से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर क्या थी, अदालत। बताओ, लेकिन उसका दिमागी हालत ठीक नहीं, प्लस उनके साथ इतना बुरा हो गया। यानी किस्मत में कुछ और ही लिखा था, है ना।
तो कहता है अदालत पहुंच सकते थे, मात्र कितना किलोमीटर दूर था? 1 किलोमीटर। कहता है समझ में नहीं आता कि पिताजी अगर यहाँ तक पहुंचे थे तो कहता है कि क्या तब तक उनके दिमाग में अदालत आने की बात रह भी गई थी, उनके कागजात तो नहीं रह गए थे। मतलब क्या कि कहते हैं कि उनके कागजात तो नहीं रह गए थे। अब आगे कहता है कि थाने के SHO राघवेंद्र, ठीक है, थाने के थे SHO राघवेंद्र प्रताप ने कहा कि उस वक्त 1:15 कितना 1:15 हुए थे और कहता है वे घर से लाए गए। टिफिन को खोलकर लंच लेने की तैयारी कर रहे थे। आज टिफिन में पराठों के साथ करेले रखे हुए थे। पराठों के साथ क्या थे? करेले। कहता है कि करेले वे खा नहीं पाते और इसी उलझन में थे कि अब क्या करें, यानी इसी उलझन में थे कि अब क्या करें। कहता है कि तभी पिताजी वहां आए थे। उनके शरीर पर कमीज नहीं थी, पैंट फटी हुई थी। था कि वे कहीं गिरे होंगे या किसी वाहन ने उन्हें टक्कर मारी होगी, ठीक है। थाने में उस वक्त एक ही सिपाही गजाधर प्रसाद शर्मा मौजूद था। सिपाही का कहना था कि उसने सोचा कि शायद कोई भिखमंगा जो है ना थाने में घुस आया है। उसने आवाज भी दी, लेकिन पिताजी तब तक SHO, ये कौन थे? राघवेंद्र प्रताप सिंह की टेबल तक पहुंच चुके थे। कहता है कि उसने जो है राघवेंद्र ने कहा कि करेलों की वजह से वैसे भी उनका दिमाग जो है बिगड़ा हुआ था, ठीक है। जी राघवेंद्र का दिमाग वैसे ही जो है मूड ऑफ था। कहता है 13 साल के विवाहित जीवन के बावजूद पत्नी यह नहीं जान पाई थी कि उन्हें कौन सी चीजें बिल्कुल नापसंद है। कि ये भी उसको पता नहीं था। कहता है इतनी नापसंद कि वे उन चीजों से घृणा करते थे, यानी राघवेंद्र जी उन चीजों से घृणा करते थे और उनकी पत्नी ऐसी थी, हाँ, जो जानबूझ के वही चीज बना के डाल देती थी टिफिन में। अब कहता है कि उन्होंने जैसे ही निवाला मुंह में रखा, पिताजी बिल्कुल उनके करीब पहुंच गए। यानी निवाला तो करेला देख के दिमाग उसका ऐसे ही खराब हो रखा था, ठीक है। और कहता है कि जैसे ही पहला निवाला अपने मुंह में लिया कि इसके पिताजी एकदम सरसरा के उसके पास पहुंच गए। किसके पास? पिताजी के चेहरे और कंधों के नीचे उल्टी लगी हुई थी और उसकी बहुत तेज गंध उठ रही थी। SHO ने पूछा कि क्या बात है, तो जवाब में पिताजी ने जो कुछ कहा उसे समझना बहुत मुश्किल था। SHO राघवेंद्र प्रताप सिंह बाद में पछता रहे थे कि अगर उन्हें मालूम होता कि यह आदमी बकेली ग्राम का प्रधान था ये, और कहता है कि भूतपूर्व अध्यापक, देख लो, अध्यापक भी थे। कहता है तो वे उसे थाने में ही कम से कम 2-4 घंटे बिठा लेते, लेकिन उसकी हुलिया ऐसी थी जो उसको समझ में नहीं आया। उसको लगा कि कोई भिखारी आ गया है ना। कहता है कि बाहर न जाने देते, लेकिन उस समय उन्हें लगा कि यह कोई पागल है। पहले तो लगा भिखारी भिखमंगा है, अब कहता है कि लगा कि यह कोई क्या है, पागल है। और कहता है कि उन्हें खाते हुए देखकर यहाँ तक घुस आया। मतलब क्या है कि राघवेंद्र जी को लगा कि पागल है, हमको खाते हुए देखा ना, इसलिए यहाँ पे आ घुसा। कहता है कि इसलिए उन्होंने सिपाही गजाधर शर्मा, सिपाही कौन थे? गजाधर शर्मा को गुस्से में आवाज दी। सिपाही पिताजी को घसीटता हुआ बाहर ले गया। गजाधर शर्मा का कहना था कि उसने पिताजी के साथ कोई मारपीट नहीं की थी और उसने देखा कि जब वे थाने आए थे तब उनका निचला होंठ कटा हुआ था। ठुड्डी पर कहीं रगड़ा खाकर गिरने से खरोच के निशान थे, ठीक है। और कहता है कि कुहनियां भी छिली हुई। कहता है वे कहीं न कहीं जो है गिरे जरूर थे। कहता है यह कोई नहीं जानता कि थाने से निकलकर लगभग 1.5 घंटे पिताजी कहाँ भटकते रहे। सुबह 10:07 पर जब वे शहर आए थे, और कहता है मिनरवा टॉकीज, जहाँ पे वो ट्रैक्टर से उतरे थे ना, कहता है कि मिनरवा टॉकीज के पास वाले चौराहे पर ट्रैक्टर से उतरे थे, ठीक है। तब से लेकर अब तक उन्होंने जो है कहीं पानी जो है पिया या नहीं, इसे जानना मुश्किल है। बताओ। कहता है कि संभावना भी कम ही बनती है। हो सकता है तब तक उनका दिमाग इस काबिल न रह गया हो कि वे प्यास को भी याद रख सके। यानी वे पुलिस थाने तक पहुंचे होते तो कहता है उनके मस्तिष्क में
नशे के बावजूद कहीं बहुत कमजोर सा अंधेरे में डूबा, यह ख्याल रहा होगा कि वे किसी तरह अपने गांव जाने का रास्ता वहां पूछ ले, या फिर उस ट्रैक्टर का पता पूछे, या फिर अपने रुपए और अदालती कागजात छिन जाने की रिपोर्ट वहां लिखवा दे। के करीब पहुंचना ही बुरी तरह से बेचैन कर डालने वाला है कि उस समय पिताजी सिर्फ तिरिच के जहर और धतूरे के नशे के खिलाफ ही नहीं लड़ रहे थे, बल्कि हमारे मकान को बचाने की चिंता भी कहीं ना कहीं उनके नशे की नींद में से बार बार जो है सिर उठा रही थी। बताओ, इन्हें अब तक यह लगने लगा हो कि यह सब कुछ जो हो रहा है सिर्फ एक सपना है। पिताजी इससे जागने और बाहर निकलने की कोशिश करते रहे होंगे। 2:15 बजे के आसपास पिताजी को शहर के बिल्कुल उत्तरी छोर पर, किस छोर पर? उत्तरी छोर पर कहता है बसी सबसे संपन्न कॉलोनी इतवारी कॉलोनी घिसटते हुए देखा गया। इनके पिताजी को देख लो, भटकते भटकते जो है कहाँ तक चले गए, इतवारी कॉलोनी गए, जो सबसे संपन्न कॉलोनी थी, वहां पे घिसटते हुए देखा गया था। कहता है कि कॉलोनी सर्राफा के जौहरियों PWD कि बड़े ठेकेदारों और रिटायर्ड अफसरों की कॉलोनी थी, यानी उस कॉलोनी में सिर्फ अफसर लोग रहते थे जो कि रिटायर्ड थे। कहता है कि कुछ समृद्ध पत्रकार कभी भी वहीं ठहरते थे, यानी ऐसा कॉलोनी था कि ये समझिए ना कि पूर्ण रूपेण जो है विद्वान लोग उस कॉलोनी में जो है रहते थे। कहता है कि यह कॉलोनी हमेशा शांत और घटनाहीन रहती थी, यानी वहां पे आज तक कोई घटना घटी ही नहीं थी। पता है जिन लोगों ने यहाँ पिताजी को देखा था उन्होंने बताया कि उस वक्त तक उनके शरीर में सिर्फ एक पट्टेदार जंघिया बचा था, यानी अब पैंट भी गायब, शर्ट भी गायब, अब मात्र क्या बचा था? अब देखो, कहता है कि जिसका नाड़ा शायद टूट गया था, अब नाड़ा भी टूटा हुआ था और वे उसे अपने बाएं हाथ से बार बार संभाल रहे थे। नाड़ा टूटा हुआ था यानी रस्सी। कहता है कि जिसने भी उन्हें वहां देखा उसने यही समझा कि कोई पागल है, सबको यही लगा कि कोई पागल आ गया है कहीं से। कहता है कुछ ने कहा कि वे बीच बीच में खड़े होकर जोर जोर से गालियां बकने लगे थे, यानी दिमागी संतुलन बिगड़ चुका था, तो लोग मतलब ये बोल रहे थे कि वो बीच बीच में क्या कर रहे थे, गाली भी बक रहे थे। कहता है बाद में उसी कॉलोनी में रहने वाले एक रिटायर्ड, कहता है कि एक तहसीलदार सोनी साहब और शहर के सबसे बड़े अखबार के विशेष संवाददाता और कवि सत्येंद्र थपलियाल, ठीक है, थपलियाल ने बताया कि उन्होंने पिताजी के बोलने को ठीक से सुना था, ठीक है। कहता और दरअसल वे गालियां नहीं बक रहे थे, बल्कि बार बार कह रहे थे कि मैं राम स्वार्थ प्रसाद, यानी वो गाली नहीं बक रहा था। लोगों को लग रहा था कि कोई पागल है जो गाली दे रहा है, लेकिन सच में वो गाली दे ही नहीं रहा था। एक्चुअल में वो जो है अपना अता पता बता रहा था, अपना नाम बता रहा था, है ना। कहता है कि मैं राम स्वार्थ प्रसाद, एक्स स्कूल हेड मास्टर एंड विलेज हेड ऑफ ग्राम बकेली। देखो वो अपना परिचय दे रहा था, अपना नाम पता बता रहा था, लेकिन कवि पत्रकार थपलियाल साहब ने दुख जाहिर किया। दरअसल कहता है कि उसी समय वे अमेरिकी दूतावास की किसी खास पार्टी में संगीत सुनने दिल्ली जा रहे थे, ठीक है, दिल्ली जा रहे थे, इसलिए जल्दबाजी में वे चले गए। हाँ, तहसीलदार सोनी साहब का कहना था कि मुझे उस आदमी पर बहुत तरस आया और मैंने लड़कों को डांटा भी, ठीक है, सोनी साहब ने लड़कों को डांटा भी, लेकिन 2-3 लड़कों ने कहा कि यह आदमी राम रतन सर्राफ की बीवी और साली पर हमला करने वाला था। यानी कोई सर्राफ साहब थे जिसकी जो है बीवी पर वो क्या करने वाला था, हमला करने वाला था। अरे हो सकता है वो लड़खड़ा के गिर गया हो जहां वो खड़ी होगी गली में, है ना, तो उसको लगा कि हमला करने के लिए आ गया। कहता है कि तहसीलदार ने कहा कि ऐसा सुनने के बाद उन्हें भी लगा कि हो सकता है कि यह कोई बदमाश हो और नाटक कर रहा हो। लड़के उन्हें तंग करने में लगे थे और पिताजी बीच बीच में जोर जोर से बोलते थे, मैं राम स्वार्थ प्रसाद, एक्स स्कूल हेड मास्टर। बार बार वो बोल रहा था, अपना परिचय, अपना नाम पता बता रहा था, लेकिन उसकी बातों को कोई सुनने का जो है कोई नाम नहीं। कहता अगर हिसाब लगाया जाए तो मिनर्वा टॉकीज के पास वाला चौराहा, कहता है जहां पिताजी ट्रैक्टर से सुबह 10:07 पर उतरे थे, वहां से लेकर देशबंधु मार्ग का स्टेट बैंक, फिर विजय स्तंभ के पास का थाना और शहर के बाहरी उत्तरी छोर पर बसी इतवारी कॉलोनी, यानी शहर के किस छोर पर,
उत्तरी छोर पर बसी हुई इतवारी कॉलोनी को मिलाकर वे अब तक लगभग जो है 30 से 32 किलोमीटर, आश्चर्य है, 30 से 32 किलोमीटर की दूरी तक भटक चुके थे, यानी उतना ही दूर में, बताओ। और कहता है कि ये जगह ऐसी है जो एक ही दिशा में नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि पिताजी की दिमागी हालत जो है ना, उसके पिता की जो दिमागी हालत है, कहता यह थी कि उन्हें ठीक ठीक कुछ सूझ नहीं रहा था और वे अचानक ही किसी भी तरफ चल पड़ते थे। मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हम किस गली में जाए, किधर से निकले हैं और किधर से जो है गए हैं। जहां तक सर्राफ की पत्नी और साली पर हमले करने की बात है, जिसे थपलियाल साहब सच मानते हैं, मेरा अनुमान है कि पिताजी उनके पास या तो पानी मांगने गए होंगे, ये भी तो हो सकता है, यही हो सकता है कि पानी मांगने गए होंगे, या बकेली जाने वाली सड़क के बारे में पूछ लें कि बकेली किधर से जाए, है ना। कहता है कि उस एक पल के लिए पिताजी को होश जरूर रहा होगा, लेकिन इस हुलिये के आदमी को अपने इतना करीब देखकर वे औरतें डरकर चीखने लगी होंगी। कहता वैसे पिताजी की दाहिनी आंख के ऊपर भौं पर जो चोट लगी थी, अब आंख के इस साइड, ठीक है, दाहिनी है ना, कहता है कि ऊपर जो है भौं पर चोट लगी थी और जिसका खून रिस कर उसकी आंखों पर जो है आने लगा था। अब यहाँ भी चोट लगी थी, वहां से खून रिस करके जो है उसके आंखों पर आने लगा था। कहता है वह चोट जो है उनको इतवारी कॉलोनी में ही लगी थी, क्योंकि बाद में लोगों ने बताया कि लड़के बीच बीच में ढेले मार रहे थे। यानी ऐसा हो जाता है कि बच्चों को लगा होगा क्या कि कोई पागल है तो चलो मारो ढेला, जो होता है। अगर इस गली में भी कोई पागल आदमी आ जाए तो लोग उसकी तकलीफ को समझने के बजाय और उसकी तकलीफ को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, या तो उसके पीछे पीछे हो करते 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 दौड़ेगा, ढेला मारेगा, पत्थर मारेगा, यही सब होता है ना। तो वही चीज जो है इसके साथ हो रही थी। अब कहता है कि वह जगह इतवारी कॉलोनी से बहुत दूर नहीं है जिस जगह पिताजी को सबसे ज्यादा चोटें लगी। नेशनल रेस्टोरेंट नाम के एक सस्ते से ढाबे, ठीक है, एक सस्ता सा ढाबा था जिसका नाम था नेशनल रेस्टोरेंट, ठीक है। कहता है कि के सामने की खाली जगह पर पिताजी गिर गए थे। इतवारी कॉलोनी से लड़कों का जो झुंड उनके पीछे पड़ गया था, उनमें कुछ बड़ी उम्र के लड़के भी शामिल हो गए थे। बताओ, नेशनल रेस्टोरेंट में काम करने वाले नौकर सत्ते का कहना था कि पिताजी ने गलती यह की थी कि एक बार उन्होंने गुस्से में आकर भीड़ पर ढेले मारने शुरू कर दिए थे। अब बताओ, 10 बार तुमको कोई मारेगा, 10 बार तुमको कोई मारेगा, सहते सहते 11वीं बार में तुम भी थप्पड़ मारोगे कि नहीं? चलो बहुत ज्यादा सहनशीलता है तो कितना भी सहनशीलता है, बार बार एक गाय को भी ऐसे सिंग पकड़ो और 10 बार घुमाओ तो तुमको जो है 11वें बार में तुमको वो भी मारेगा। तो वहां पे बताओ कब से उस पे सब ढेला पत्थर मार रहा था, इसका कोई जो है अंदाजा नहीं था। तो उसे भी हो सकता है गुस्सा आ गया होगा, तो पलट के वह भी क्या किया कि उस भीड़ पे क्या किया, ढेला मारा, है ना। तो यहाँ पे कहता है कि वो क्या किया, उसकी गलती ये थी कि उन्होंने जो है पलट करना उस भीड़ पे क्या किया, ढेला मारना जो है शुरू कर दिया। कहता है कि शायद उन्हीं का एक बड़ा सा ढेला 7-8 साल के लड़के विक्की अग्रवाल, ठीक है, विक्की अग्रवाल को लग गया था, जिसे बाद में कई टांके लगे थे। यानी उधर से जो वो मारा होगा तो एक छोटे से बच्चे को जो है लग गया था। कहता है सत्ते का कहना था कि इसके बाद झुंड ज्यादा खतरनाक हो गया था, वे हल्ला मचा रहे थे और हर तरफ पिताजी पर हर तरफ से जो है पत्थर मार रहे थे। ढाबे के मालिक सरदार, देख लो इसकी दुर्दशा क्या हो गई थी, सतनाम सिंह, ठीक है, सतनाम सिंह जो उसके कौन थे ढाबे के ठेकेदार जी। कहता है कि बताया कि उस वक्त पिताजी के जिस्म पर सिर्फ पट्टे वाली एक चड्डी थी, दुबले शरीर की हड्डियां और छाती के सफेद बाल दिख रहे थे, पेट पिचका हुआ था, वे धूल और मिट्टी में जो है लिथरे हुए थे, सिर के सफेद बाल बिखर गए थे। बताओ इतनी जो है बुढ़ापे की अवस्था में कितना कुछ सहना पड़ा बेचारे को। कहता है कि दाहिनी आंख के ऊपर और निचले होंठ जो है से जो है खून बह रहा था। सतनाम सिंह ने दुख और पछतावे के साथ कहा कि मेरे को क्या मालूम
था कि यह आदमी सीधा साधा इज्जतदार जो है साख रसूख का इंसान है और नसीब के फेरे में इसकी ये हालत हो गई। तथा वैसे ढाबे में कप प्लेट धोने वाले नौकर हरि का कहना था कि बीच बीच में पिताजी भीड़ को जो है ना अंड बंड गालियां दे देकर ढेले जो है मारने लगते थे। आओ ससुरो आओ, ठीक है, गाली क्या दे रहा था, आओ ससुरो आओ, एक एक को मार डालूंगा, ठीक है। ये कौन कर रहा था, इसका पिता। जो पिताजी, इसके जो पिताजी थे ना, वो बोलते हैं कि आओ ससुरो एक एक को मार डालूंगा, ठीक है। कहता है कि वालो तुम्हारी की, लेकिन मुझे संदेह है कि पिताजी ने ऐसी कोई गाली नहीं दी होगी। कहता है हमने कभी भी उन्हें गाली देते नहीं सुना था। यहाँ पे कहता है कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ क्योंकि पिताजी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि इस समय तक उन्हें कई बार लगा होगा कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है वह वास्तविकता नहीं है। मतलब क्या इसके बेटे को लग रहा है क्या कि मेरे पिताजी को गाली देने की कभी आदत थी ही नहीं, वो गाली दे ही नहीं सकते, है ना, गाली दे ही नहीं सकते। और लोग कह रहा है कि ये ऐसा ऐसा इतना भद्दा भद्दा गाली दे रहा था। अब कहता है कि एक सपना है कि पिताजी को ये सारी घटनाएं ऊल जलूल उठपटांग और बेमतलब लगी होंगी, ठीक है। कहता है कि सारी घटनाएं जो है ऊल जलूल उठपटांग और बेमतलब लगी होंगी, यानी वास्तव में ये गाली नहीं दे रहा था, ये तो बार बार अपना पता बता रहा था। वे इस सब पर अंधविश्वास करने लगे होंगे। उन्होंने सोचा होगा कि यह सब क्या बकवास है, वे तो गांव से शहर आए ही नहीं है, उन्हें किसी तिरिच ने नहीं काटा है, ठीक है। कहता है कि बल्कि तिरिच तो होता ही नहीं है, एक मनगढ़ंत जो है अंधविश्वास है। और धतूरे का काढ़ा पीने की बात तो हास्यास्पद है, यानी हंसी योग्य है। कहता है वह भी एक तेली के खेत में, किसके खेत में, तेली के खेत में उसका पौधा खोजकर उन्होंने सोचा होगा और पाया होगा कि भला उन पर कोई मुकदमा क्यों चलेगा, उन्हें अदालत में जाने की क्या जरूरत है।